चलिए, सो हेलो एवरीवन, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में। दैट इज द लेसन नंबर 5, जिसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है सर, अगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में मैं बात करूं या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आप बात कर लीजिए, तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 सेक्टर्स होते हैं। एक आपका होता है जिसे आप कहते हैं प्राइमरी वाला सेक्टर, दूसरा जो है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वाला सेक्टर, और तीसरा जो है उसे नाम दिया जाता है क्या? टर्शरी वाला सेक्टर। ठीक है, किसी भी कंट्री में आप बात कर लीजिए, 3 टाइप के सेक्टर जो है वो आपके रहते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर का काम होता है, माइनिंग का काम होता है, क्वेरिंग का काम होता है, वो सारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हो गया, असेंबलिंग करने का काम हो गया, ठीक है, वो सारा काम जो है वो कहां पे आएगा? सेकेंडरी वाले में। और टर्शरी वाला जो सेक्टर है, इसमें एक ही चीज आती है, दैट इज व्हाट? द सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की बात भी अगर आप करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी रहती है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो हो गया, डॉक्टर्स की जो हेल्थ सर्विस होती है वो हो गया, एजुकेशन सर्विस जो है वो हो गया। इतने सारी चीजें जो हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। ठीक है साहब। नाउ द पॉइंट इज कि अगर अब हम यहाँ पे डिटेल में हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके से आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो वर्क करता है, कैसे इसका ग्रोथ हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ा, ऐसे ही अगर मैं तीनों सेक्टर्स की बात करूं तो वही सारी चीजों पे आपका ये टॉपिक जो है ये आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, प्राइमरी, जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है और उससे और जो जुड़ी हुई वाली चीजें हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग करना हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी? प्राइमरी सेक्टर में आपकी आ जाएंगी। ठीक है, so agriculture is the primary source of livelihood for about 58% of the India's population। आज की डेट में भी अगर आप बात करेंगे तो हमारी कंट्री में जो 140 करोड़ जनता है उसमें से 58% पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर। यानी रोजी रोटी जो वो लोग कमाते हैं वो कहां से कमाते हैं? वो एग्रीकल्चर से कमाते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, जो हमने सेकेंड या थर्ड चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने जीडीपी के बारे में बात की थी, ठीक है, हमने डोमेस्टिक इनकम जो है उसको हमने काउंट करने की बात की थी प्रोडक्ट मेथड में, तो हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की बात जो है वो भी की थी। और हमने ये कहा था कि सबसे पहले तो हमको जो सेक्टर्स है उनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, राइट, और उन्होंने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में, तो क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वन्य जीवन जो आपका है, ठीक है, फिशिंग, ये तीनों को मिला के यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो मिला के अगर आप एस्टिमेट करोगे तो 18.53 ट्रिलियन रुपीस, अगर रुपीस में मैं बात करूं तो 18.53 ट्रिलियन रुपीस जो है इन फाइनेंशियल ईयर 18, कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 18 का मतलब क्या है? 17-18 का जो फाइनेंशियल ईयर आपका था उसमें एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, और तीसरा कौन सा? फिशिंग। ठीक है, ये 3 से जो हमारी टोटल जीडीपी आपकी आई है ना, ठीक है, वो पूरी जीडीपी में से इतना पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही वाले काम से क्या किया गया? कमाया गया। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज पॉइज्ड फॉर ह्यूज ग्रोथ, increasing its contribution to the world food trade every year due to its immense potential for the value addition, particularly within the food processing industry। सर, हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। हमारी कंट्री में अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज लाइक जापान लगा लीजिए, यूएस लगा लो, रशिया लगा लो, चाइना लगा लो, इन सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी कंट्री में जो कैपिटल एसेट्स होने चाहिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले, वो उतने नहीं हैं, और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात भी आप करेंगे तो वो भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन बहुत पहले से हमारी कंट्री जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और मैक्सिमम इनकम हमारी जो आती है वो किससे आती है? वो एग्रीकल्चर से आती है। ठीक है साहब। नाउ द इंडियन फूड एंड द ग्रोसरी मार्केट इज द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट, दुनिया का 6ठा लार्जेस्ट हमारी कंट्री है। आप कहोगे सर
आप तो इतने डींगे हाँक रहे हो कि हमारी कंट्री जो वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है और 6th नंबर पे आती है। अरे भाई साहब ज्योग्राफी भी तो देखिए आप, अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू रशिया, एज कंपेयर टू यूएस वगैरह जो है, हमारी ज्योग्राफी जो है वो बहुत कम है। उसके बावजूद हम अगर 6th नंबर पे हैं तो इट इज अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट अगर बात की जाए तो। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ विद द रिटेल कॉन्ट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द सेल, अगर आप रिटेल सेल की बात करोगे, रिटेल का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है, उसकी बात अगर आप करोगे तो टोटल सेल का 70% जो है वो है। ठीक है साहब। नाउ द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट। कितना? 32%। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इज रैंक्ड 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। राइट, बहुत ही अच्छी चीज है। नाउ इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 8.80 एंड 8.39% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली, 13% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड 6% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। नंबर्स है भाई साहब, ये नंबर्स हैं और ये नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगेन इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं अगर मैं ये चैप्टर की बात करूं तो। ठीक है, बट ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे। मेजर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात करते हो तो यहां पे क्या किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हां तो कहां से आया है और कितना आया। तो ध्यान से सब बोले, अगर हम DPIIT की बात अगर करें, दैट इज व्हाट, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये नाम जो है ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म आपको दिया जाएगा DPIIT, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। क्या है वापस से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज क्यूमुलेटिवली अट्रैक्टेड FDI। याद है बेटा आपको, मैंने FDI का मतलब जो है वो बताया था इस चैप्टर में भी, लास्ट में जाके FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजों के बारे में आपको बोला जाएगा आगे चल के। एंड वो जो चीज है मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूं कि FDI और FPI का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए। सो FDI जो है हमारी कंट्री में अच्छा खासा यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है और इक्विटी फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, और हमारी कंट्री में फॉरेन से अगर आप पैसा लाने की बात करते हो FDI के तौर पे इस इंडस्ट्री में, तो सर 9.8 बिलियन US$ हमारे पास में आया बिटवीन अप्रैल 2000 टू मार्च 2019। बाप रे बाप, इतना पैसा हमारी कंट्री में क्या किया गया, इस इंडस्ट्री ने फॉरेन से लुभाया कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉरेन वाले जो लोग थे उनको यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई साहब इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और यहाँ पे अच्छा खासा इनकम जो है वो अर्न किया जा सकता है, डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ सम मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। क्या? इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ ₹8500 करोड़ हैज बीन अनाउंस्ड इन इंडिया फॉर एथनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, गैस वगैरह जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी प्राइमरी वाला हो गया। ठीक है, उसके लिए 8500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो अनाउंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क, क्या चीज, मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018। क्या बनाया गया? मेगा फूड पार्क जो है वो बनाया गया 2018 में। नाउ एग्री फूड स्टार्टअप, क्या बात है, एग्री फूड में भी स्टार्टअप जो है इन इंडिया रिसीव्ड फंडिंग ऑफ $1.66 बिलियन बिटवीन 13 to 17 इन 558 डील्स, 558 डील्स। एंड अगर 2017 की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया विटनेस 18 मर्जर एंड अमलगमेशन। M&A का मतलब क्या होता है बेटा? मर्जर एंड अमलगमेशन वर्थ $251 मिलियन। कंपनीज ने जो है आपस में क्या किया, मर्जर वगैरह जो है वो किया, आपस में अमलगमेट हो गए ताकि बिजनेस को और बढ़ाया जा सके और अच्छा इस मार्केट में क्या किया जा सके, ग्रो किया जा सके उस चीज को अचीव करने के हिसाब से। ठीक है, फिर इसके अलावा सर अगर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की बात की जाए
तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सबसे पहली बात, अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उन्होंने एक प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया, दैट इज व्हाट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान को सम्मान देने के लिए एक योजना जो है वो बनाई गई और 2021 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 10 मिलियन बेनिफिशियरीज ऑन 24 ऑफ फरवरी 2019। वो जो अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। अब 15 लाख रुपए तो नहीं भी डाले होंगे, लेकिन कम से कम 2021 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के अकाउंट में डाले गए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, नाम जो है वो ध्यान रखिएगा कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर नाम दिया जाए तो कहा गया है कि पीएम किसान योजना। ठीक है, लेकिन नाम देखिए, प्रधानमंत्री मतलब पीएम, किसान सम्मान निधि योजना। कौन सा? सम्मान निधि योजना, राइट। ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। मतलब किसानों को ये कहा गया कि अगर आपको अपने जो गुड्स हैं वो मंडी तक पहुंचाने हैं और अगर आपके पास में सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या फिर आपको अपने गुड्स को मार्केट करने के लिए प्रॉपर चीजें नहीं है, तो हम बोले आपकी क्या करेंगे, सहायता यहां पे करेंगे। ठीक है, ये आपको यहां पे सीधा सीधा बोला गया ताकि आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, बूस्ट होगा। अब कई बार कैसा होता है, अगर आप किसानों की बात करें तो जो एजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों से जो उनका अनाज है या उनका जो फसल है या फ्रूट्स वगैरह जो हो गए वो उनसे सस्ते दामों पे खरीद के लेके आ जाएंगे। अब किसानों को ये नहीं पता होता कि इंडिया में जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, जो फूड का प्रोडक्शन हुआ है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू है। या फिर उनको ये भी नहीं पता कि जो फूड वो लोग बना रहे हैं, जो उगा रहे हैं, वो कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, तो एजेंट को क्या करते हैं, सस्ते दामों पे बेच देते हैं और फिर एजेंट उनको एक्सपोर्ट करता है और मस्त पैसा वहां से कमाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला डोंट वरी, किसान को ये हम बताएंगे कि कैसे आप अपने गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इंडिया के बाहर अपने फूड की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री से फूड जो है अच्छा खासा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। फिर उसके बाद में द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 was approved by Government of India in December 18. The new policy aimed to increase the agriculture export to 60 billion US dollar by 2022. ये टारगेट उन्होंने रखा कि इस साल तक अगर बात की जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो कम से कम इतने बिलियन डॉलर का होना चाहिए एंड अगले कुछ सालों में ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाना चाहिए। इस टारगेट के साथ में पॉलिसी जो है वो यहाँ पे बनाई गई। ठीक है साहब। फिर उसके बाद सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 15,053 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अरे बाप रे, नाम ही याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर बात की जाए तो आशा, शॉर्ट में अगर बात करें तो पीएम आशा योजना बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसके हिसाब से states can decide the compensation scheme and can also partner with the private agencies to ensure fair price for the farmers in the country। भाई साहब एक सेकेंड, मेरा ये बोलना है कि ये जो चीजें यहाँ पे दी हुई है तो एक एक पॉइंट को रटने की बजाय अगर सिर्फ इतना ध्यान हम दे लें कि कौन सी योजना को लाया गया, सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है। क्या ऑब्जेक्टिव है सर, किसान का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसान को फेयर प्राइस मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग जो होता है, फूड प्रोसेसिंग मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना, ठीक है, राइस को क्वालिटी वाले राइस में कन्वर्ट करना अच्छे तरीके से धो के, या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाना, राइट। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें फॉरेन के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और उससे हमारी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा। अल्टीमेटली यही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कौन सी स्कीम को कब लॉन्च किया गया, ठीक है, और स्कीम का नाम क्या है,
और कौन से ईयर में आया, उसका टारगेट क्या है, ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से सितंबर 2018 में CCEA फुल फॉर्म क्या है, कैबिनेट कमेटी, एक ऐसी कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री की है, वापस से कैबिनेट मतलब मिनिस्ट्री का ही पार्ट आ गया, लेकिन किस पे, इकोनॉमिक अफेयर्स पे। क्या किया सर, 5,500 करोड़ का असिस्टेंस पैकेज जो है वो अप्रूव किया, किसके लिए, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड 2,000 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की बात करते हैं तो उनके पास में जो कंप्यूटराइजेशन है उसका काम इतना ज्यादा नहीं है, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि 2,000 करोड़ रुपए लगाने को तैयार है, ठीक है, टू इंश्योर द कोऑपरेटिव्स आर बेनिफिटेड थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट, जो एडवांस वाली टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो और बेहतर आ सकता है, उसके लिए जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम वगैरह लगेगा वो सारा का सारा सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज अराउंड 2,000 करोड़ रुपीज, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने को तैयार है, ठीक है। फिर उसके बाद विद एन एम टू बूस्ट इनोवेशन, इनोवेशन लाने के लिए एंड एग्रीकल्चर में भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको लाने के लिए गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एग्री उड़ान, क्या ला रही है, एग्री उड़ान program to mentor the startup and to enable them to connect with the potential investors. Got it? And फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब क्या होता है, पानी लगाना, ठीक है, खेतों में जो पानी डालना पड़ता है उसको कहते हैं सिंचाई करना, ठीक है। वो योजना लाई गई विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़, अरे बाप रे बाप, 50,000 करोड़ रुपए, एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा वगैरह जो पड़ता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इरिगेशन मतलब सिंचाई का प्रबंध करना पड़ेगा, पानी जो है उसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना पड़ेगा। नदियों का पानी जो समंदर में चले जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको अगर प्रॉपर्ली डाइवर्ट करके नहर बना दी जाए, क्या बना दी जाए, नहर बना दी जाए और खेतों की तरफ मोड़ दिया जाए तो अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहर आपको बनानी है तो पैसे का खर्चा होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा, 50,000 करोड़ रुपए वो उस काम के लिए खर्च करने को तैयार, ताकि सूखे की वजह से फसल वगैरह जो है वो क्या ना हो, बर्बाद ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया from 10% of the agriculture produce and has also committed 6,000 crore as investments for mega food park in the country as per the scheme for agro marine processing and development of the agro processing clusters, ठीक है। मतलब और पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्री किया कि आप बस क्या करो, इनोवेशन लेके आप बस क्या करो, आप मेहनत करो, बाकी अगर पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है, कोई और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे साथ में बनी हुई। एंड देन कम्स व्हाट कि 100% FDI अलाउ किया है इन मार्केटिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। कौन सा रूट, ऑटोमेटिक रूट। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात यहाँ पे आ रही है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया था कि हमारी कंट्री में क्या आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में आता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कई बार उसमें घपला भी हो सकता है? सर घपला मतलब मान लो कोई फॉरेन का बंदा है, उसके पास में ना ब्लैक मनी बहुत सारा पड़ा है, उसने क्या सोचा, चलो इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ की जो कंट्री रहेगी उनके लोग मतलब उसको पकड़ नहीं पाएंगे या जो कुछ भी उनको पता ही नहीं लगेगा और अपने पैसे को क्या कर लेगा, वो वाइट कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, सब बोले अगर फॉरेन के जो लोग हैं हमारी कंट्री में हर किसी फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और कल को जाके अगर हम लोग या हमारी कंट्री की कोई भी कंपनी उसका पैसा चुकता नहीं कर पाई तो अननेसेसरी सामने वाला बंदा हमारी कंट्री में वो कंपनी का मालिक बन जाएगा, है ना? बोले हाँ सर। तो जिस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी उन्होंने यही तो किया था, क्या हमको गुलाम बना लिया? कैसे गुलाम बना लिया? हमारी चीजों के मालिक वो बन के बैठ गए थे,
अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि अगर फॉरेन से किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए दो बातें आपको दी गई है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से क्या कहा गया सर। पहले तो यह कहा गया कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली अलाउड है, ठीक है, दैट मीन्स दे विल कम अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिकली अलाउड है मतलब कर सकते हैं, परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा एक और आपका रूट होता है जिसको आप नाम देते हैं अप्रूवल रूट। कौन सा रूट? अप्रूवल रूट, या फिर इसको आप कभी कभी गवर्नमेंट रूट का नाम भी दे देते हैं। सब मतलब ये कि अगर आप ये ट्रांजैक्शंस को करने की बात करते हैं तो आपको बकायदा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा, और बिना पूछे बिना प्रायर परमिशन लिए आप वो काम कर ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है आपको। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऑटोमेटिक रूट की बात करूं तो ऐसे केस में transactions coming under this route will be allowed without any prior permission of गवर्नमेंट का क्या नहीं करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, बट आफ्टर डूइंग द ट्रांजैक्शन, जैसे ही आपका वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, इंटीमेशन shall be given to RBI। आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स। किस में बताएंगे? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स में बताएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर कौन से ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक रूट में आते हैं सर? कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, या कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 का है, और अभी हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं दिया हुआ है। जब हम एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे तो वहां पे इसको बहुत ईमानदारी से एकदम डिटेल में डेप्थ में जाके आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोला ठीक है साहब। लेकिन फिर इसके बाद में पॉइंट आता है क्या? अप्रूवल रूट, राइट। अगर मैं अप्रूवल रूट के बारे में बात करूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। सर फॉर ट्रांजैक्शंस कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, प्रायर परमिशन, प्रायर का मतलब क्या है? पहले लेना पड़ेगा। प्रायर परमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रायर परमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विल हैव टू बी टेकन, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन आपको करना अलाउड ही नहीं होगा। अभी ध्यान रखिएगा भाई साहब, नॉर्मली अगर आप बात करते हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस का है ही नहीं, लेकिन क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे आपको एक टॉपिक जो है एक नाम लिख के दे दिया, क्या? ऑटोमेटिक रूट। तो दिमाग में आपका आएगा ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या आएगा दिमाग में कि सर ये ऑटोमेटिक रूट जो है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताओ तो सही, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पे ये समझा दिया। प्लीज इस चीज को अगर आप चाहें तो अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट? सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें बेसिकली क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग करना आता है। या फिर लेट्स से वन थिंग कि सर आपके पास में ना रॉ मटेरियल रहेगा। सर ये रॉ मटेरियल कहाँ से आया? प्राइमरी सेक्टर से आया।
ऑल्दो आपके सिलेबस में प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर की बात की गई है, इसमें माइनिंग की बात नहीं करी, इसमें क्वेरिंग की बात नहीं करी, इसमें एनिमल हस्बेंड्री की बात नहीं करी, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हो तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल बनाया होगा, क्या बनाया होगा, रॉ मटेरियल, ठीक है, या उसको एक्सट्रैक्ट किया होगा माइनिंग करके, तो उस रॉ मटेरियल को आपको क्या करना होता है सर, उसको आपको फिनिश वाले गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, फिनिश वाले गुड्स में आपको इसको कन्वर्ट करना होता है, या फिर दूसरा, जैसा मैं बार बार कई बार कह चुका हूं यहां पे कि सर असेंबली करना, असेंबल करना। सर असेंबल करना मतलब, अरे भाई साहब आपको ये शायद पता होगा कि अगर आप कार की बात करते हो, कोई भी कार जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है, क्या आपको ये लगता है कि मारुति नाम की जो कंपनी है वही टायर बनाती है, वही उसके कांच बनाती है जो ग्लास रहता है आगे पीछे लगा हुआ, या वही गियर बॉक्स बनाती है, वही क्लच प्लेट बनाती है, ऐसा है क्या, वही सीट बनाती है, ऐसा है क्या, नहीं नहीं साहब, ध्यान से सुनिएगा। उसका कांच अगर आप बोलोगे तो सेंट गोबिंद नाम की कंपनी है वो बनाता है, उसके टायर्स की बात करोगे तो एमआरएफ, अपोलो, C8 ये सब नाम आपने सुनोगे वो बनाता है। उसके गियर बॉक्स की बात अगर आप करोगे तो सर ये अशोक लेलैंड नाम की कंपनी है वो बनाती है, ठीक है। अगर आप क्लच प्लेट की बात करेंगे तो सर बॉश नाम की कंपनी है वो क्लच प्लेट और ब्रेक जो है वो बनाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अलग अलग कंपनीज ने क्या किया, एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो बना दिया जो कि कार को असेंबल करने के काम आती, ठीक है। तो अगर कोई मारुति नाम की कंपनी है वो इन सारे पार्ट्स को जोड़ के क्या बनाती है, एक ऐसी चीज बनाती है जिसको कि रोड पे चलाया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे भाई साहब, उसे क्या कहा जाएगा सर, उसे क्या कहा जाएगा, असेंबलिंग करना कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात जो है वो की गई है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। सर बोले अगर इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इट हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास में भी क्या होने लग गए, जो कैपिटल इक्विपमेंट्स है वो आने लग गए। मतलब अगर आप पुराने जमाने की बात करोगे तो पुराने जमाने में यानी कि 1948, 56 और 1991 इसके पहले की बात अगर आप करोगे तो हमारे पास बिल्कुल भी कैपिटल एसेट्स नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे। धीरे 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 हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास में ये एसेट्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी had launched the Make in India। अरे सर ये तो किसको नहीं पता, जहां देखो आपको वो मशीन वाला मतलब उसमें जो छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं वो वाला शेर जो है वो आपको दिख जाएगा, मेक इन इंडिया, ठीक है। प्रोग्राम टू प्लेस इंडिया ऑन द वर्ल्ड्स मैप एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड गिव ग्लोबल रिकग्निशन टू द इंडियन इकोनॉमी। India is expected to become the 5th largest manufacturing country in the world by the end of the year 2020। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ गई, बट ठीक है, सोच जो है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। 2020 में नहीं हो पाया तो आगे चल के फिर कभी हो जाएगा, 2021 में हो जाएगा, 2022 में हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, अरे 2050 में हो जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, करके छोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है साहब। नाउ अगर मैं मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो with the help of Make in India drive, India is on the path of becoming the hub of high-tech manufacturing as global giant such as GE, such as Siemens companies के नाम है ये, ठीक है, such as HTC, Toshiba, Boeing have either set up or are in the process of setting up manufacturing plant in India, attracted by Indian market of more than 1 billion consumers and increasing purchasing power। आपने शायद ये भी सुना होगा कि हैदराबाद में गूगल नाम की जो कंपनी है उसका भी ऑफिस जो है वो डल रहा है। एप्पल नाम की जो कंपनी है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में आ रहा है। सर आज से अगर आप कुछ साल पहले की बात करेंगे तो BMW कार, मर्सिडीज कार, ऑडी कार जब आपके पास से गुजरती थी आप लोग तो अरे भाई क्या मस्त गाड़ी जा रही है, और आज की डेट में सर मर्सिडीज जा रही है, सर BMW, सर अरे जैगवार गई यार। अभी आंखें कब चौड़ी होती है, और सर फरारी गई, सर लंबोर्गिनी गई, सर बुगाटी जा रही है, सर बेंटली जा, क्योंकि ये कारें बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन मेन पॉइंट मेरा क्या है कि आपको मर्सिडीज वगैरह जो कार है ना वो बहुत देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? सर ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करेंगे
जैसे मान लीजिए 2005 2010 की बात अगर आप करेंगे तो हमारी कंट्री में BMW वगैरह का असेंबलिंग प्लांट नहीं हुआ करता था। क्या नहीं होता था? असेंबलिंग प्लांट नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता था? कार को इंपोर्ट करना पड़ता था। अब अगर आप कार को इंपोर्ट करते थे तो आपको याद होगा, शायद आपने सुना होगा कि जब सचिन तेंदुलकर को किसी ने फरारी गिफ्ट करी थी, क्या गिफ्ट की थी? फरारी गिफ्ट की थी, 1.5 करोड़ रुपए की कार, ठीक है। तो वो गिफ्ट मिल रहा है तो पैसा तो एक भी नहीं पे करना पड़ा, फ्री में मिल गई। लेकिन उतना ही वैल्यू, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कस्टम वालों को देना पड़ा था, क्योंकि आप कार को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। लॉ में लिखा हुआ है भाई साहब, अगर कोई भी चीज इंडिया के बाहर से तुम इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम इंडिया की कार को क्या कर रहे हो? यूज करने से मना कर रहे हो। क्यों? मारुति सुजुकी में घूमने में तुम्हारा कुछ घस रहा है क्या? है? इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ के तुम क्या कर रहे हो? तुम फरारी कार को इंपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता था? कस्टम ड्यूटी जो है वो ज्यादा लगती थी इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब क्या हो गया भाई साहब? BMW कार का असेंबली प्लांट इंडिया में, मारुति बोल रहा हूं, मर्सिडीज बेंज का असेंबली प्लांट कहां पे है? इंडिया में। जैगवार कंपनी की बात अगर आप करते हो, सर टाटा, रतन टाटा जी जो है ना, उन्होंने ही क्या कर लिया? उन्होंने ये जो लैंड रोवर वगैरह है उसका पूरा का पूरा प्लांट जो है वो खरीद लिया, ठीक है। जिसकी वजह से ये कारों को अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो इनका प्राइस क्या हो गया? इंडियन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कम हो गया, लोगों के बजट में आ गया। इसी वजह से आपको ये वाली कारें जो हैं वो रोड पे ज्यादा दिखाई देती। अंडरस्टूड? डन, ठीक है साहब। नाउ क्यूमुलेटिव एफडीआई मतलब पूरा एफडीआई, सब कुछ मिला के जितना पैसा बाहर से आए, अगर सब कुछ आप मिला लोगे, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is 76.82 बिलियन इन दिस पीरियड। मतलब 2000 से लेके 2018 तक, ईयर 2000 से लेके 2018 तक अगर पूरा का पूरा एफडीआई अगर आप मिला के चलते हैं तो 76.82 यूएस डॉलर के आसपास हमारी कंट्री में आ चुका है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। यानी कि उन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या किया है? ये पैसा लगाया है। गॉट इट? बोल ठीक है साहब। Now India has become one of the most attractive destination for investment in its manufacturing sector. Some of the investments are as follows. क्या क्या है? ध्यान से देखिए भाई साहब। अगर मैं दिसंबर 18 की बात करूं तो स्मार्टफोन मेकर दैट इज वन प्लस, हालांकि ये चाइना वाला है बट ठीक है। कौन? वन प्लस, जानते सभी लोग इसके बारे में। सब वन प्लस T, वन प्लस 7T, वन प्लस 6, वन प्लस 8, पता नहीं कौन से आ गए, ठीक है। एंटिसिपेटिंग दैट इंडिया विल बिकम इट्स लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस विद इन द नेक्स्ट 3 years, ऐसा वन प्लस का कहना। हालांकि सिचुएशन बाद में चेंज हो गई, चाइना के साथ हमारा झगड़ा हो गया, उनके जो ऐप थे वो मुजरे करने वाले, वो सब हमने क्या करवा दिए? बैन करवा दिए, ठीक है। तो अब ये बात सच हो पाएगी नहीं हो पाएगी पता नहीं, बट ठीक है, वन प्लस के नहीं होगी तो किसी और के लिए हो जाएगी। हमारी क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है भाई साहब, ठीक है। दूसरी बात, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI स्टूड एट 51.7, ठीक है। In May 2019, also companies start to spend more on hiring and anticipate good growth in the future prospects. ये भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो। नाउ अक्टूबर 2018 में Filatex India, which is a polymer manufacturing company, is planning to undertake forward integration by setting up a fabric manufacturing and processing unit. मतलब इंडिया के बाहर की कंपनी है जिसका नाम क्या है? फिलाटेक्स। वो इंडिया में अपना प्लांट डालने के बारे में बात जो है वो कर रही है, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ऑफ द अगस्त 2018 एक और कंपनी या एक और सोसाइटी जिसका नाम क्या है? IISC, सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट, राइट, एंड विप्रो 3D, विप्रो नाम की कंपनी जो तो आपने सुना होगा, दे आर कोलैबोरेटिंग टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल 3D प्रिंटिंग मशीन। अरे बाप रे, 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो भी इंडिया में लाने के बारे में सोचा जा रहा है, बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल्स अशोक लेलैंड, जो मैंने नाम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इज यूटिलाइजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम
and its newly created telematics unit to improve the performance of the vehicle driver and so on। बाप रे बाप, मतलब कितनी इनोवेटिव वाली चीजें करी जा रही है जिसकी वजह से फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेन की जो कंपनीज है, फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है उसको लगाने के बारे में सोच रहे। बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करो, जैसे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में खर्चा किया है या इनिशिएटिव लिए है, वैसे ही यहां पे भी अगर आप बात करेंगे तो काफी कुछ यहां पे गवर्नमेंट ने किया। क्या क्या किया भाई साहब? बोले अक्टूबर 18 की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? रिलीज्ड अ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल पॉलिसी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज एनविसेज्ड क्रिएशन ऑफ $400 billion इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री बाय 2025। सर हमारी कंट्री में आज भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान की बात करते हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, तो सर हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। एक आधी कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स हो गई, इंटेक्स हो गई, ल्यूमिनस हो गई, ये कुछ कंपनीज हैं जो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे तो जितनी भी अदर कंपनीज हैं, सैमसंग की बात कर लीजिए, एप्पल की बात कर लीजिए, Xiaomi की बात कर लीजिए, ठीक है, ओप्पो, वीवो, ये सब की बात कर लीजिए, फिलिप्स की बात कर लीजिए, दे ऑल आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए हमारी खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए। राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद सितंबर 18 में गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड 35 मशीन पार्ट्स फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कस्टम ड्यूटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर फॉरेन से अपन कोई भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या लगेगा? सर कस्टम ड्यूटी लगेगी। उस पर अगर कस्टम ड्यूटी लगी है मतलब वो प्रोडक्ट क्या हो गया? महंगा हो गया। खर्चा किसका लग रहा है? सर इंडिया के बंदे का लग रहा है, ठीक है। तो क्या किया? 35 मशीन पार्ट्स को बोले अगर आप इंपोर्ट करते हो तो क्या नहीं लगेगा? कस्टम ड्यूटी जो है वो उतना नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था, ठीक है। ताकि क्या किया जाए? टू बूस्ट द मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन इनटू द कंट्री। ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल को इंपोर्ट करने में तो कस्टम ड्यूटी उतनी ही लगेगी, लेकिन एक सेकंड, क्या कहा गया? जो आपके पार्ट्स हैं उनको लेके आ जाओ और उनको लाके मोबाइल को बोले इंडिया में ही क्या कर दो? प्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा? सर इंडियन मोबाइल जो है वो वही क्वालिटी का रहेगा जो कि फॉरेन में बनता है, साथ ही साथ उसका जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा? रीजनेबल रहेगा, ताकि कस्टमर्स के ऊपर क्या ना पड़े? बर्डन बहुत ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पॉलिसी बनाई थी इट वाज इन 1948, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का नाम जो है वो दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 1956 में एक और बनी थी। क्या क्या हुआ था आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर उसके बाद 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बनाया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वापस से अभी के सिचुएशन के हिसाब से, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 1991 से काफी चेंज हो चुकी है, फिर से क्या कह रही है कि एक और नई इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो बनाएंगे, जिसमें किस चीज के बारे में सोचा जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडियन इंडस्ट्री। एज ऑफ दिसंबर 2018 द पॉलिसी हैज बीन सेंट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर द अप्रूवल। राइट, तो बहुत जल्द शायद ये पॉलिसी जो है वो भी हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के हिसाब से, इंडिया में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किए होंगे? काफी सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पे लिए होंगे। राइट, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 18-19 का यूनियन बजट की बात की जाए, याद है चैप्टर आपको यूनियन बजट वाला, ठीक है, तो उस बजट में इंडिया ने क्या किया? इनकम टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया टू 25% फॉर ऑल द कंपनीज जिनका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ रुपए तक का है। बहुत ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि सर अगर आपकी जो कंपनी है वो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही है, टर्नओवर कितना है साल भर का? सब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए का, तो गवर्नमेंट जहां बाकी कंपनी से 30 to 40% का टैक्स लेती, राइट,
अगर मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं तो 30% का लेती है, लेकिन इन कंपनीज को क्या कहा गया, 5% माफ करते बोले आपको सिर्फ 25% ही पे करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिलीफ है भाई साहब, राइट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद अंडर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है वो सही तरीके से हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बार 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 पॉलिसीज बनाती है जो कि 5-5 साल की रहती है। ठीक है, तो अगर मैं उस पॉलिसी की बात करूं जो 2015 से लेके 20 तक की है, ठीक है, द गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेलेबल टू लेबर इंटेंसिव एमएसएमई सेक्टर बाय 2%। क्या बात है, मतलब ऐसे एमएसएमई जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करती है। अब ये एक और पॉइंट यहां पे यूज हुआ है जो कि कंसेप्चुअल है। क्या है पॉइंट सर? लेबर इंटेंसिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, किसी भी चीज को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, मशीनों को यूज करना, मतलब मशीनों का ज्यादा यूज करना। लेबर को भी यूज कर सकते हैं, बट सर लेबर का कम यूज करना और मशीनों का ज्यादा यूज करना, ये कब होगा सर? जब आपकी कंपनी जो है ना, या आपकी कंट्री जो है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस्ड रहेगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि सर जो लेबर लोग हैं ना, उनको काम कम मिलेगा, और वैसा सारे काम तो मशीन कर रही है, लेबर क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। इंसान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि अगर आप, सबसे पहली बात तो कौन है? एमएसएमई है। दूसरी बात, आपके यहां पे मशीनों से काम कम होता है, किससे ज्यादा होता है? लेबर से काम ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जो इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्ट करने का, वो आपको 2% ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, पीएमपी, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग फेजेस में किया जाए। ठीक है, aimed at adding more smartphone component under the Make in India initiative, thereby giving a push to the domestic manufacturing of the mobile handset. ठीक है साहब। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इज इन द टॉक विद द स्टेक होल्डर्स टू फर्दर ईज द एफडीआई इन डिफेंस। अरे बाप रे, डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको लाने के बारे में सोचा जा रहा है अंडर द ऑटोमेटिक रूट टू 51%। हालांकि मैं अभी आपको बता दूं कि डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड। डिफेंस मतलब सर, डिफेंस मतलब जो आर्मी वगैरह जो चीज़ें रहती है, गोला बारूद बनाना का हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्या सोच रहे हैं कि सर फिलहाल जो 49% है, मतलब एफडीआई कुछ एरियाज में, डिफेंस में भी कुछ एरियाज में जो 49% यहाँ पे अलाउ किया गया कि एफडीआई लिया जा सकता है, उसको 51% तक लाने की सोच रहे हैं, ताकि और पैसा कंट्री में आएगा और अच्छे तरीके से उस चीज में वर्क हम कर पाएंगे। ठीक है, in order to give boost to the Make in India initiative and to generate the employment, ताकि employment जो उसको और generate किया जा सके। Understood the point? Now, apart from that, Ministry of Defence approve the strategic partnership model which will enable the private companies to tie up with the foreign player for manufacturing submarines, fighter jet, helicopters and armored vehicles. सर हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें कम बनती हैं, हमारी कंट्री में इनको मैन्युफैक्चर करने के प्लांट वगैरह जो है कम है, फॉरेन से मंगवाने पड़ते हैं। मिग 21 विमान या फिर वो कौन सा था, एफ समथिंग, ठीक है सर, वो हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं या तो यूएस से या फिर रशिया से। तो क्या कहा गया सर, बोले हमारी कंट्री में अगर ऐसी कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि फॉरेन कंपनीज से कोलैबोरेट करके इनका प्रोडक्शन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको क्या होगा फिर, सस्ते दामों पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी। इससे हमारी कंट्री का नो डाउट बेनिफिट होगा। और फिर उसके बाद में यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, MSIPS, जिसके हिसाब से प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड टिल December 18 और अप टू एन इंसेंटिव कमिटमेंट लिमिटेड ऑफ ₹10,000 करोड़। बराबर, तो इतने सारे इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिए गए हैं। अगर आप
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, वे फॉरवर्ड। क्या कहता है सर, इंडिया इज एन अट्रैक्टिव हब। बिल्कुल सर, जिस तरीके से इंडिया में चीजों को मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचा जा रहा है, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, और जो आपके चाइना के प्रोडक्ट्स उनको बायकॉट किया जा रहा है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह कहीं ना कहीं बन रही है। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेवरल मोबाइल फोन्स, लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल ब्रांड अमंग अदर्स हैव सेटअप, और दे आर जस्ट प्लानिंग की मतलब वो इंडिया में ऐसा सेटअप जो है वो करे। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज पोटेंशियल टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2025। इतना हमारा पोटेंशियल है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो। एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रैंक अमंग्स द टॉप 3 ग्रोथ इकोनॉमीज। एक्सपेक्टेड है कि शायद हम आगे ऐसा जा सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय द ईयर 2020। ये तो फिर वापस से वही चीज आ गई सर, 2020 में ऐसा नहीं कर पाए हम। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंडायरेक्ट वाला टैक्स है, ठीक है, विल मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विद अ जीडीपी ऑफ $2.5 ट्रिलियन। ठीक है, along with the population of 1.32 बिलियन पीपल। अरे कहाँ 1.32 सर, ऑलरेडी 1.4 के आसपास हो चुके हम। ठीक है, विच विल बी अ बिग ड्रॉ फॉर द इन्वेस्टर्स। ड्रॉ मतलब अच्छी बात है पॉपुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंट्री में पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन है, यानी कि 140 करोड़ है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे अच्छी बात है, बट मैं कहता हूँ नहीं, कुछ लोग बोलेंगे बुरी बात है, बट मैं कहता हूँ अच्छी बात है। उसे कैसे सर? बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। कब? अगर हर बंदा काम करने के बारे में सोचे, अपना दिमाग लगाए और पैसा कमाने के बारे में सोचे तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, अरे बस कहीं से तो भी पैसा आ जाए, सुबह 10 बजे सो के उठूँ, रात को जल्दी सो जाऊँ, दिन में पबजी खेल लूँ, गर्लफ्रेंड बना लूँ, उनसे बातें कर लूँ, राइट, खा लूँ पी लूँ सो जाऊँ, खा लूँ पी लूँ सो जाऊँ, यही सोचते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए ज़रा एक बार कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से वाली? ऐसे वाली पॉपुलेशन जो कि काम करना जानती है, काम करने में मन लगता है, इनोवेशंस अगर वो यूज़ करते हैं, तो पॉपुलेशन होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हाँ, बुरी पॉपुलेशन होना, कामचोर पॉपुलेशन होना इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमारी कंट्री में जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो हमारी कंट्री की जीडीपी जो है ना वो बहुत बढ़ सकती है। हमारी कंट्री में सर, हमारी कंट्री में लेबर जो है वो बहुत ही चीप मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेन की जो कंपनीज हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के बारे में जरूर सोचेंगे, और सोच रहे हैं, चल रहा है, फिलहाल कर रहे हैं लोग, राइट। चलिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, with impetus of on developing industrial corridors and small cities, the government aims to ensure holistic development of the nation. The corridors would further assist in integrating, monitoring, and developing a conducive environment for the industrial development and will promote advanced practices in the manufacturing. मतलब भाई साहब, जहाँ कोई ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में बहुत कम हुआ करती थी, अब हम वही कोशिश करेंगे कि ये और भी अच्छे तरीके से बढ़ जाए।